हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसने मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का खिताब जीता है? तो इसे ललिता चेरुकुमुदी ने जीता है। हाल ही में मिखाइल कावेलशविली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जॉर्जिया देश के नए राष्ट्रपति बने। फ्रेंकोइस बायरू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। हाल ही में विनय कुमार किस राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बने हैं? तो यह बिहार राज्य के अभी हाल ही में नए पुलिस महानिदेशक बने। कौन सा देश 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना भारत देश करेगा। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग सुरक्षा के लिए पेश किए गए रूट पेट्रोलिंग वाहन का क्या नाम है? तो इसका नाम राजमार्ग साथी है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो सिमरन शेख यह WPL यानी महिला प्रीमियर लीग 2025 के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। हाल ही में प्रीति लोबाना को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर पद पर नियुक्त किया गया। हाल ही में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वह एक तबला वादक थे। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 14 दिसंबर को मनाया गया। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो इसका सही विकल्प है बी, यानी मुंबई ने अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो मुंबई ने 3 साल में दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। और बात करें मुंबई ने किसको हराया है? तो मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराया। और बात करें फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट के लिए फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया गया था। मुंबई के कप्तान कौन रहे? तो श्रेयस अय्यर रहे। और मध्य प्रदेश के कप्तान कौन रहे? तो रजत पाटीदार, ये मध्य प्रदेश के कप्तान रहे। अच्छा फ्रेंड्स, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। तो यह घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, इस ट्रॉफी का नाम किनके नाम पर पड़ा? तो पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर यह ट्रॉफी आयोजित किया जाता है। और बात करें इस टूर्नामेंट के पहले संस्करण का आयोजन कब किया गया? तो 2006-2007 में इस टूर्नामेंट के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। और बात करें फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे सफल क्रिकेट टीम कौन सी है? तो तमिलनाडु है, जिसने यह खिताब 3 बार जीता है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, 2023-2024 का टूर्नामेंट यह पंजाब ने
फाइनल में बड़ौदा को हराकर जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2024 महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अपने भारत देश ने अभी हाल ही में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने चीन को 3-2 से हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। और बात करें फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ और कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 7 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक इसे मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया और यह 10वां संस्करण था। और बात करें फ्रेंड्स 2024 महिला जूनियर एशिया कप में शीर्ष 5 टीमों की, तो पहले स्थान पे भारत, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे पे दक्षिण कोरिया और 5 पे मलेशिया रहा। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, जो 2023 में जो संस्करण आयोजित किया गया था उसे भारत ने ही जीता था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग हॉकी इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 के खेल पुरस्कार का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 विजेता पुरुष और महिला दोनों में इसे भारत ने जीता। और 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो इसे भारत ने ही जीता। और दिल्ली ट्रॉफी 2024 विजेता की बात करें तो इसे इंडिया ए ने जीता। और 5वीं जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 की विजेता कौन रही? तो अपनी भारतीय टीम रही। और 133वें डुरंड कप 2024 की विजेता कौन रही? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब रही। पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की विजेता कौन सी टीम रही? तो अपनी भारतीय टीम रही। और उपविजेता की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका उपविजेता रहा। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 की विजेता की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स रही और उपविजेता वहीं सनराइजर्स हैदराबाद रही। और महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल 2024 की विजेता कौन सी टीम रही? तो आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर रही। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी चेन्नई में भारत ने पहला मधुमेह बायो बैंक शुरू किया। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया। भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन में इसको स्थापित किया गया। और इसके उद्देश्य की बात करें फिर तो इसका उद्देश्य मधुमेह से संबंधित शोध को बढ़ावा देना तथा इस रोग के बेहतर उपचार एवं रोकथाम के लिए नई जानकारियां प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और इस बायो बैंक में डायबिटीज के कारण नमूने एकत्र करने और अनुसंधान करने में योगदान मिलेगा। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, मधुमेह के कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और मधुमेह के इलाज के लिए इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। और आप लोग ये भी जानते रहिए, दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो नागालैंड है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? तो कोलकाता में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसी संबलपुर में इसका उद्घाटन किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो बेंगलुरु में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और भारत का पहला 24x7 अनाज एटीएम लॉन्च किसने किया है? तो ओडिशा ने लॉन्च किया है। और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। और भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी तिरुवनंतपुरम में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
तो 29वां केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह 13 से 20 दिसंबर 2024 तक भारत के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किसने किया, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। और इस महोत्सव में मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी विशेष अतिथि रही। और इस महोत्सव के उद्देश्य की बात करें तो इस महोत्सव का उद्देश्य विश्व सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चयन करना और विशेष रूप से एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों की फिल्म के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड प्रस्तुत करना है। और यह भी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, यह फिल्म महोत्सव 1996 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह महोत्सव हर साल नवंबर या दिसंबर में इसको आयोजित किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 में जो इम्पोर्टेंट महोत्सव आयोजित किए गए हैं उन सबका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन असम के IIT गुवाहाटी में किया गया। और 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो गोवा में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इस महोत्सव का आयोजन हुआ। और भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। और हैमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो लद्दाख में हुआ। अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत किसको नियुक्त किया गया था, तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। और विरासत साड़ी महोत्सव 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। अगला प्रश्न है, ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली नेट शाइवर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं, तो इसका सही विकल्प है सी, यानी यह इंग्लैंड देश की खिलाड़ी हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो इंग्लैंड की बैटर नेट शाइवर ब्रंट ने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने यह उपलब्धि ब्लूमफोंटेन के मैंगोंग ओवल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान मात्र 96 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। और इस प्रदर्शन ने न केवल उनका दूसरा टेस्ट शतक बनाया बल्कि श्रीलंका की चमनी सेनेवी रत्ना का 26 साल का पुराना रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है, जिन्होंने 1998 ईस्वी में 106 गेंदों में शतक लगाया था। और इन्होंने मात्र 96 गेंदों में शतक लगाकर उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ट्रिनिटी लोबन कंसर्वेटोयर ऑफ म्यूजिक एंड डांस का मानद अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका अध्यक्ष AR रहमान को नियुक्त किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो मशहूर संगीतकार और पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ AR रहमान को लंदन स्थित प्रतिष्ठित संस्थान ट्रिनिटी लोबन कंसर्वेटोयर ऑफ द म्यूजिक एंड डांस का मानद अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और यह संस्थान संगीत, म्यूजिकल थिएटर और समकालीन नृत्य में अपने अभिनव कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। और इस पद पर वह अगले 5 वर्षों तक कार्य करेंगे, जिससे उनके परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में योगदान को और मजबूती मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए नेटकोस्टर नामक AI मॉडल लॉन्च किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो गूगल डीप माइंड ने जेनकास्ट नामक AI मॉडल पेश किया है, जो 15 दिनों तक के लिए तेज और सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है। यह अपने से आगे बढ़कर 15 से अधिक मौसम परिदृश्य उत्पन्न करता है। यह पृथ्वी के गोलाकार ज्यामिति के अनुकूल डिफ्यूजन AI का उपयोग करके जटिल मौसम संभावनाओं का मॉडल बनाता है। अच्छा फ्रेंड्स, गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 4 सितंबर सन 1998 ईस्वी में हुई थी। और बात करें फ्रेंड्स इसके वर्तमान में CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। और गूगल के संस्थापक कौन थे, तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे। और गूगल का मुख्यालय
संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में $400 बिलियन पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी एलन मस्क यह अभी हाल ही में $400 बिलियन पार करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। यहाँ पर बिलियन रहेगा फ्रेंड्स, करेक्शन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एलोन मस्क की नेटवर्क $447 अरब, करीब 38 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और $400 अरब का आंकड़ा पार करने वाले एलोन मस्क यह दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले 2022 के अंत में उनकी कुल संपत्ति $200 बिलियन से अधिक की गिरावट आई थी। और एलोन मस्क द्वारा स्पेस एक्स के शेयरों की बिक्री से उनकी कुल संपत्ति में लगभग $50 बिलियन की वृद्धि हुई है। अच्छा फ्रेंड, स्पेस एक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 6 मई सन 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय थॉर्न कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसके मालिक कौन है? तो एलोन मस्क है। और यह भी आप लोग जानते रहिए फ्रेंड्स, यह एक निजी अमेरिकी अंतरिक्ष एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। और स्पेस एक्स ने पहली बार तरल प्ररोधक का इस्तेमाल करके कक्षा तक पहुंचने वाला रॉकेट बनाया था। और स्पेस एक्स ने साल 2010 में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और साल 2020 में स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मानव को पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी का खिताब हासिल किया था। और स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में स्टारलिंक उपग्रहों का नेटवर्क बनाया है जो इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। अच्छा फ्रेंड्स, स्पेस एक्स के कुछ रॉकेट और अंतरिक्ष यान को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फाल्कन 9, फाल्कन हेवी, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, स्टारशिप रॉकेट, यह स्पेस एक्स के कुछ रॉकेट और अंतरिक्ष यान हैं। और एलोन मस्क की प्रमुख कंपनियों की बात करें फ्रेंड्स, तो टेस्ला मोटर्स, ट्विटर, और ट्विटर के फ्रेंड्स एक्स के नाम से भी जानते हैं, स्पेस एक्स, पेपैल, हाइपरलूप, सोलार सिटी, ओपन एआई, बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक और जीप2 एलोन मस्क की कुछ प्रमुख कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशनर्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो संपूर्ण भारत में हर साल 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को पेंशनरों के योगदान को सम्मानित करने और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाने के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस के उद्देश्य की बात करें तो पेंशनरों के कल्याण के लिए जागरूकता फैलाना, पेंशनरों की समस्याओं को समझना और समाधान करना, समाज में पेंशनरों के अधिकारों की रक्षा करना, पेंशन योजनाओं को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करना, यह इस दिवस के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, पेंशनर दिवस पहली बार 17 दिसंबर 1999 में भारत में मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग दिसंबर 2024 में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया गया। और इसकी विषय की बात करें तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यह इस दिवस की थीम थी। और 1 दिसंबर 2024 को ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। और इस दिवस की विषय की बात करें तो स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम, यह इस दिवस की थीम थी। और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। और इसका विषय क्या रहा? तो एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम रही। और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। और इस दिवस की थीम क्या थी? तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति इस दिवस की थीम थी। और 4 दिसंबर को ही विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। और इसके थीम की बात करें तो विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, यह इस वर्ष इस दिवस की थीम रही। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। और थीम क्या रही?
तो मिट्टी की देखभाल मापें, निगरानी करें, प्रबंधन करें। और 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया गया। और इस दिवस की थीम क्या रही? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, यह इस दिवस की थीम थी। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। और थीम क्या थी? तो हमारे अधिकार, हमारा भविष्य अभी, यह इस वर्ष की थीम थी। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। और थीम क्या थी? तो अस्थायित्व को बढ़ावा देना, प्रत्येक वाट मायने रखता है, यह इस दिवस की थीम थी। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।